हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हमारी बीए थर्ड की फर्स्ट यूनिट है का फर्स्ट लेसन आर्थिक भूगोल की प्रकृति एवं क्षेत्र है। इसमें आर्थिक भूगोल का क्या अर्थ है, आर्थिक भूगोल का क्या अर्थ है। आर्थिक भूगोल जो है वो मानव भूगोल की ही एक उपशाखा है। आर्थिक भूगोल के अंतर्गत मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं के वितरण एवं प्राकृतिक परिस्थितियों के साथ उनके संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अब हमें आर्थिक भूगोल का बारे में पता होने से पहले हमें भूगोल के बारे में पता होना चाहिए कि भूगोल किसे कहते हैं। तो भूगोल का क्या अर्थ है, सभी जानते हैं कि भूगोल जो है दो शब्दों से मिलकर बनाया है, भू प्लस गोल। भू का अर्थ है पृथ्वी और गोल का अर्थ है वर्णन करना, अर्थात भूगोल का अर्थ है पृथ्वी का वर्णन करना। या यूँ कह सकते हैं कि भूगोल जो है वो भू यानी कि ज़मीन से जुड़ी हुई वे सभी चीज़ें जिनका हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं उसको ही हम भूगोल कहते हैं। भूगोल जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा क्षेत्र है और भूगोल में ही आर्थिक भूगोल जो है वो भी उसी से जुड़ा हुआ है। आर्थिक भूगोल यानी कि धन से जुड़ा हुआ है भूगोल। इसमें मानवीय क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। जो आर्थिक भूगोल है उसमें हम किसका अध्ययन करते हैं, मानवीय क्रियाकलापों का अध्ययन करते हैं, या वो कार्य जिन कार्यों को करने से मनुष्य को धन की प्राप्ति होती है, पैसे की प्राप्ति होती है, उस कार्य को या उन क्रियाकलापों को हम आर्थिक भूगोल की श्रेणी में शामिल करेंगे। तो अब आता है, समझ गए होंगे आप, अब आता है कि आर्थिक भूगोल का अर्थ या उसकी प्रकृति क्या है। आर्थिक भूगोल मानव भूगोल की उपशाखा है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि मानव भूगोल से ही आर्थिक भूगोल जुड़ा हुआ है, क्योंकि मनुष्य जो कार्य करता है, मनुष्य जो क्रियाकलाप करता है, उनके क्रियाकलापों का वितरण और उसका उनकी प्राकृतिक जो परिस्थितियाँ हैं वहाँ की, उसके साथ संबंधों का अध्ययन ही हम आर्थिक भूगोल में करते हैं। मनुष्य की जो आर्थिक क्रियाएं हैं उनके अंतर्गत वस्तुओं का उत्पादन, वितरण, उपभोग तथा विनिमय आदि क्रियाओं को शामिल किया जाता है। और पृथ्वी के तल पर पाई जाने वाली मनुष्य की इन जो आर्थिक क्रियाएं हैं इनमें क्षेत्रीय विभिन्नताएं पाई जाती हैं। मतलब सभी पृथ्वी के सभी स्थानों पर या विश्व के सभी भागों में मनुष्य एक जैसे क्रियाकलाप नहीं करते। वो क्रियाकलाप वहाँ की प्राकृतिक परिस्थितियों के अनुसार सुनिश्चित करते हैं कि वहाँ किसी भी स्थान की प्राकृतिक परिस्थिति कैसी है, वहाँ का वातावरण कैसा है। प्राकृतिक तत्वों में आते हैं किसी भी स्थान का धरातल, जलवायु, वहाँ की मिट्टी, वहाँ की वनस्पति, वहाँ के जीव जंतु आदि जो हैं उनको धरातल, भूमि का ढाल आदि को शामिल किया जाता है। इन सभी प्राकृतिक परिस्थितियों या प्राकृतिक तत्वों के आधार पर ही उस स्थान का मानव ये निश्चित करता है कि उसको कौन से क्रियाकलाप करने हैं। तो कहने का मतलब है कि विश्व के विभिन्न भागों में पाई जाने वाली मनुष्य की जो आर्थिक क्रियाएं तथा उनकी जो क्षेत्रीय विषमताएं हैं उनका अध्ययन ही आर्थिक भूगोल कहलाता है या आर्थिक भूगोल की विषय वस्तु है। ठीक है, ये तो था आर्थिक भूगोल का अर्थ। एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि पेड़ों से फल को तोड़कर खाना, ये तो हो गया मानव भूगोल। ठीक है, पेड़ों से फल को तोड़कर खाना, जब मनुष्य पेड़ से फल को तोड़कर खाता है तो हो गया मानव भूगोल। लेकिन जब मनुष्य उन्हीं फलों को तोड़कर बाजार में बेच देता है और उसके बदले उसको पैसा मिलता है तो वो क्या हो गया, आर्थिक भूगोल हो गया। तो कहने का मतलब है कि जिस काम को करने से मनुष्य को पैसे की प्राप्ति होती है तो वो कहलाता है आर्थिक भूगोल। अब आगे आता है हमारा आर्थिक भूगोल की परिभाषाएं। आर्थिक भूगोल की परिभाषाएं विभिन्न विद्वानों ने आर्थिक भूगोल की अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है। सबसे पहले आता है C.F. जोन्स के अनुसार।
CF जोन्स के अनुसार आर्थिक भूगोल मानव के उत्पादन, उद्यमों तथा उनके वितरण तथा वातावरण के भौतिक कारकों और आर्थिक दशाओं के बीच संबंधों का अध्ययन है। इसी प्रकार अगली परिभाषा है RN रुडमोज ब्राउन के अनुसार कि आर्थिक भूगोल भूगोल शास्त्र का वह पक्ष है जो मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं पर आजीव्य तथा जीव्य वातावरण के प्रभावों का अध्ययन करता है। इसमें हम आर्थिक भूगोल में हम 3-4 परिभाषाएं कर लेंगे जो हमें सही लगेंगी, इजी लगेंगी। सभी विद्वानों ने अपने मत प्रस्तुत किए, लेकिन सभी का कहने का मतलब एक ही है कि आर्थिक भूगोल का अर्थ क्या है कि मनुष्य के कोई भी क्रियाकलाप और प्राकृतिक वातावरण के साथ उसके संबंध के अध्ययन को ही हम आर्थिक भूगोल कहते हैं। इसी प्रकार जैसे कि एल्सवर्थ हंटिंगटन के अनुसार उन सब प्रकार के भौतिक संसाधनों, क्रियाओं तथा मानव शक्तियों का वर्णन आर्थिक भूगोल की सीमा के अंतर्गत आता है जो आजीविका प्रदान करने में सहायक होते हैं। ठीक है। अगला है जॉन W अलेक्जेंडर के अनुसार आर्थिक भूगोल मनुष्य द्वारा संपदा के उत्पादन, आदान प्रदान तथा उपभोग से संबंधित क्रियाओं की भूतल पर पाई जाने वाली क्षेत्रीय विभिन्नताओं का ही अध्ययन है। तो अलेक्जेंडर ने भी वही बात कही है कि मनुष्य जो है, आर्थिक भूगोल का क्या अर्थ है कि मनुष्य के द्वारा उत्पादन, वस्तुओं का आदान प्रदान, उसका उपभोग आदि क्रियाएं जो है जो मनुष्य करता है। ठीक है। और सभी स्थानों पर जो है मनुष्य अलग अलग प्रकार की आर्थिक क्रियाएं करता है, तो इसके कारण क्षेत्रीय विभिन्नताएं भी पाई जाती हैं। तो उन क्रियाओं को ही हम आर्थिक भूगोल कहते हैं। अगला है इसमें हमारा टॉपिक आर्थिक भूगोल का क्षेत्र, स्कोप ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी। आर्थिक भूगोल मानव के आर्थिक कार्यों में पृथ्वी पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर मिलने वाली विभिन्नताओं का अध्ययन करता है। जैसे अभी मैंने बताया है अभी कि पृथ्वी तल पर सभी स्थानों पर मनुष्य एक समान आर्थिक क्रियाएं नहीं करता। वो जो क्रियाएं करता है वो उस स्थान के प्राकृतिक तत्वों पर निर्भर करती हैं। ठीक है। तो अलग अलग स्थानों पर मनुष्य जो है वो अलग अलग प्रकार की आर्थिक क्रियाएं करेगा। मनुष्य आर्थिक क्रियाएं जो काम क्यों करता है, किस लिए करता है? क्योंकि मनुष्य की 3 मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, भोजन, वस्त्र और आवास। इन आवश्यकताओं को वो पूरा करने के लिए कार्य करता है ताकि उससे धन की प्राप्ति हो। कोई भी कार्य, कोई भी प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ कोई भी क्रियाकलाप जिन क्रियाकलापों को करने से मनुष्य को धन की प्राप्ति, पैसे की प्राप्ति होती है, वो आर्थिक भूगोल में शामिल करते हैं। ठीक है। मनुष्य अपनी इन तीनों आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सदा प्रयत्नशील रहता है और इन आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किए गए प्रयास या किए गए जो कार्य हैं मनुष्य के, वो कार्य ही आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। अतः आर्थिक भूगोल का संबंध इस बात से है कि किस प्रकार मनुष्य पृथ्वी के आर्थिक संसाधनों का दोहन करता है, विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन करता है और किस प्रकार उनका परिवहन, वितरण, उपभोग, विनिमय आदि करता है। ठीक है। आर्थिक भूगोल निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करता है। नंबर 1, आर्थिक क्रियाएं किस प्रकार की जाती हैं? आर्थिक भूगोल में निम्नलिखित प्रश्नों का हम उत्तर देने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन सी हैं वो। नंबर 1 कि आर्थिक क्रियाएं जो हैं वो किस प्रकार की जाती हैं। नंबर 2, आर्थिक क्रियाएं कहाँ की जाती हैं। नंबर 3, आर्थिक क्रियाएं क्यों की जाती हैं। नंबर 4, आर्थिक क्रियाएं कब की जाती हैं। नंबर 5, आर्थिक क्रियाएं कैसे की जाती हैं। तो इन सब प्रश्नों का विश्लेषणात्मक उत्तर देना ही आर्थिक भूगोल का उद्देश्य है या मुख्य ध्येय है। आर्थिक भूगोल का विषय क्षेत्र उतना ही व्यापक है जितना मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का विस्तार है। विषय क्षेत्र मतलब विषय कि मनुष्य कौन आर्थिक क्रियाओं में कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं। तो वो सभी क्षेत्र शामिल हैं आर्थिक क्रिया में, जिन क्रियाओं से या जिन क्षेत्रों से मनुष्य को पैसे की प्राप्ति होती है। तो जितना मनुष्य का आर्थिक क्रियाओं का विस्तार होगा उतना ही आर्थिक
जो भूगोल है उसका क्षेत्र भी का भी विस्तार होगा। मनुष्य भूतल पर प्राकृतिक जो वातावरण द्वारा घिरा रहता है और प्राकृतिक परिस्थितियों का लाभ उठाता है। वह अपने जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करता है और वह अपनी वस्तुओं का अन्य भूभागों की वस्तुओं के साथ विनिमय भी करता है। कि मनुष्य जो है उसकी जीवन की जो आवश्यकताएं हैं वो निम्न हैं और मनुष्य सभी आवश्यकताओं को स्वयं पूरा नहीं कर सकता। कहने का मतलब है कि मनुष्य जो है एक मनुष्य सभी वस्तुओं का उत्पादन स्वयं नहीं कर सकता। इसलिए वो क्या करता है कि जिन वस्तुओं का उत्पादन उसने किया है और जिनकी मात्रा भी अधिक है, मतलब उपयोग करने के बाद उसके पास बच जाते हैं, तो वो क्या करता है उनको बेच देता है, उनका निर्यात कर देता है। और जिन वस्तुओं की उसके पास कमी है वो दूसरे स्थानों से, दूसरे लोगों से वो उनको खरीद लेता है, उनका आयात कर लेता है, जिसके लिए वो परिवहन के साधन जुटाता है। मतलब आदान प्रदान करने के लिए, व्यापार करने के लिए, विनिमय करने के लिए इन वस्तुओं का वो क्या करता है, परिवहन के साधनों को जुटाता है। अतः आर्थिक क्रियाएं या आर्थिक भूगोल में मनुष्य का व्यवसाय, मनुष्य क्या करता है आर्थिक क्रियाओं में, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीयक, चतुर्थ, पंचम आदि सभी क्रियाएं करता है जिससे उनको पैसा प्राप्त होता है। जैसे कृषि, पशुपालन, मत्स्य ग्रहण, लकड़ी काटना, खाने खोदना, वस्तु निर्माण, उद्योग, व्यापार, परिवहन आदि के विकास तथा वितरण का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इन सब का मनुष्य क्या करता है, विश्लेषणात्मक, इसमें आर्थिक भूगोल में हम अध्ययन करते हैं। मनुष्य की ये सभी आर्थिक क्रियाएं उसके प्राकृतिक वातावरण पर निर्भर करती हैं। ये सभी क्रियाएं क्या करती हैं, उसके प्राकृतिक वातावरण पर निर्भर करती हैं। प्राकृतिक वातावरण के अंतर्गत प्राकृतिक स्थिति, जलवायु, मृदा, वनस्पति, जीव जंतु, खनिज आदि को शामिल किया जाता है। क्या किया जाता है, आदि को शामिल किया जाता है कि मनुष्य क्या करेगा, इन सभी वस्तुओं का उत्पादन करेगा। आर्थिक भूगोल में मनुष्य की आर्थिक क्रियाएं का समस्त अध्ययन का केंद्र बिंदु होती हैं। मनुष्य अपने जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए सदा प्रयत्नशील रहता है तथा आधुनिक युग में मनुष्य बेहतर जीवन व्यतीत करने के लिए उत्सुक रहता है। परिणाम स्वरूप उसकी आवश्यकताएं भी बढ़ गई हैं और इन आवश्यकताओं का पूरा करने के लिए मनुष्य क्या कर रहा है कि प्राकृतिक पर्यावरण का अधिक से अधिक दोहन कर रहा है। ठीक, अगला इसी में हमारा टॉपिक आता है आर्थिक भूगोल की शाखाएं। वर्तमान में आर्थिक भूगोल की अनेक शाखाओं का विकास हो चुका है, जैसे संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, औद्योगिक भूगोल, परिवहन भूगोल, वाणिज्य भूगोल आदि। लेकिन सुविधा की दृष्टि से हम इसमें 3 शाखाएं मानते हैं सिर्फ आर्थिक भूगोल की। वो कौन कौन सी हैं, कृषि भूगोल, औद्योगिक भूगोल और वाणिज्य भूगोल। सबसे पहले आता है इसमें हमारा कृषि भूगोल। आर्थिक भूगोल की जो ये शाखा है कृषि भूगोल, इसके अंतर्गत हम कृषि से संबंधित उन सभी भौगोलिक दशाओं का अध्ययन करते हैं जो कृषि कार्यों को प्रभावित करती हैं। ठीक है, कृषि भूगोल में उन सभी क्रियाओं को, क्रियाकलापों को शामिल किया जाता है जो कृषि कार्यों को प्रभावित करती हैं। मतलब कहने का मतलब है कि कृषि भूगोल में हम किसका अध्ययन करेंगे कि एक जो किसान है जब वो अपने खेत में फसल उगाता है तो फसल उगाने से पहले उसको अपने खेत के बारे में और फसल से संबंधित विभिन्न जो जानकारियां हैं पता होनी चाहिए, विभिन्न चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि जो फसल वो उगा रहा है उसका समय क्या है, उसकी खेत जो है उसकी मिट्टी कैसी है, भूमि कैसी है, उसकी उपजाऊ शक्ति कैसी है, वहाँ सूर्य तप कैसा है, जल की मात्रा, भूमि का ढाल, फसलों के बोने और काटने का समय इत्यादि का ज्ञान होना भी आवश्यक है। और ये सभी सूचनाएं किसान को किससे प्राप्त होंगी, इन सब की जानकारी एक किसान को कृषि भूगोल के अध्ययन से प्राप्त हो सकती है। ठीक है, सेकंड है औद्योगिक भूगोल। सभी प्रकार के उद्योग
औद्योग धंधे जो हैं वो कच्चे माल के लिए वन, कृषि, खनिज संपदा आदि पर निर्भर करते हैं। कोई भी उद्योग धंधा हो उसको कच्चा माल प्राप्त करने के लिए कहाँ से प्राप्त होता है? उसको कच्चा माल वनों से प्राप्त होता है, या फिर कृषि से, या फिर खनिज संपदा से। मतलब वन, कृषि और खनिज संपदा जो है वो कच्चे माल का प्राप्त होता है सभी उद्योग धंधों को। अतः औद्योगिक भूगोल वन, कृषि एवं खनन क्रियाओं से सीधा संबंध रखता है। इस प्रकार शक्ति के साधन, कुशल एवं सस्ता श्रम, सस्ता एवं सुलभ परिवहन, मांग के क्षेत्र भी किसी प्रदेश के औद्योगिक विकास को प्रभावित करते हैं। तो जो उद्योगपति होते हैं उनको उद्योग लगाने से पहले या औद्योगिक क्रियाओं कार्य करने से पहले इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त होनी चाहिए कि उनको कच्चा माल कहाँ से प्राप्त होगा, सस्ते श्रमिक प्राप्त होंगे, शक्ति के साधन, परिवहन के साधन, मांग क्षेत्र, ये सभी जो चीज़ें हैं वो किसी भी प्रदेश के औद्योगिक विकास को प्रभावित करती हैं। और इन सभी समस्याओं का अध्ययन जो है औद्योगिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। औद्योगिक दृष्टि से उन्नत देशों में औद्योगिक भूगोल का विशेष महत्व है। ठीक है, 2 पॉइंट हो गए, कृषि भूगोल और औद्योगिक भूगोल। और इसी का तीसरा और लास्ट पॉइंट है वाणिज्य भूगोल। जो वाणिज्य भूगोल है वो कृषि भूगोल और औद्योगिक भूगोल से ही संबंधित है। वाणिज्य भूगोल में हम क्या करते हैं कि आर्थिक भूगोल की इस शाखा के अंतर्गत किसी देश के व्यापार, परिवहन, संदेशवाहक, आर्थिक व्यापारिक केंद्रों, बंदरगाहों के विकास के कारणों का अध्ययन किया जाता है। वास्तव में वाणिज्य भूगोल का तो अपना कोई अस्तित्व नहीं होता, क्योंकि किसी भी देश अथवा क्षेत्र का व्यापार वहाँ के वाणिज्य का अपना अस्तित्व नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई भी देश जो है या क्षेत्र जो है वो व्यापार वहाँ के कृषि पदार्थों, खनिज उत्पादनों, शक्ति के साधनों या फिर वस्तु निर्माण उद्योगों पर निर्भर करता है। तो वाणिज्य उद्योग जो है वो वाणिज्य भूगोल जो है वो कृषि भूगोल और औद्योगिक भूगोल से ही संबंधित है, या वाणिज्य भूगोल का विकास कृषि भूगोल और औद्योगिक भूगोल के द्वारा ही होता है। ठीक, अगला है इसी में हमारा आर्थिक भूगोल के अध्ययन की विधियाँ। आर्थिक भूगोल का अध्ययन निम्नलिखित 3 विधियों द्वारा किया जाता है। कौन कौन सी विधियाँ हैं? क्रमबद्ध विधि, पारदर्शिक विधि और सैद्धांतिक विधि। क्रमबद्ध विधि, क्रमबद्ध जो विधि है उस विधि को हम सिस्टोमेटिक मेथड, प्रकरण विधि या वस्तुगत विधि भी कहते हैं। सिस्टोमेटिक मतलब एक सिस्टम से। इसमें क्या करते हैं कि प्रत्येक प्रक्रम अथवा वस्तु या घटना जैसे कि चावल, गेहूँ, कोयला, लोहा, कपड़ा, व्यापार इत्यादि का अलग अलग अध्ययन करते हैं। अलग अलग अध्ययन मतलब हम पूरे विश्व में, जैसे कोई किसी फसल का अध्ययन करना है हमें, तो हम पूरे विश्व की फसल का भी अध्ययन कर सकते हैं कि पूरे विश्व में गेहूँ का उत्पादन कैसे होता है फॉर एग्जाम्पल। लेकिन पूरे विश्व में जब हम करेंगे तो देश का करेंगे, उस देश में फिर हम राज्य का करेंगे। ठीक है, एक क्रम से करेंगे। कुछ विद्वान प्रत्येक वस्तु का अलग अलग अध्ययन न करके प्रत्येक आर्थिक क्रियाओं जैसे कि आखेट, कृषि, खनन इत्यादि का अलग अलग अध्ययन करते हैं। इसमें प्रत्येक प्रक्रम अथवा आर्थिक क्रियाओं का विश्लेषण किया जाता है और संसार तथा क्षेत्र विशेष में उसके वितरण को दर्शाया जाता है। इस अध्ययन विधि का लाभ यह है कि इसके द्वारा समस्त यथार्थता में से कुछ वस्तुओं या क्रियाओं का चयन कर उसके विश्लेषण एवं वितरण पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। दूसरा इसमें हमारा आता है पारदर्शिक विधि, रीजनल मेथड। इस विधि में हम क्या करेंगे कि इस विधि में किसी क्षेत्र विशेष या संपूर्ण विश्व को कई छोटे छोटे प्रदेशों में बांट के लिया जाता है। पारदर्शिक मतलब किसी एक प्रदेश विशेष का अध्ययन किया जाता है। मतलब पूरे विश्व को हमने कई छोटे छोटे प्रदेशों में बांट लिया और उन छोटे छोटे प्रदेशों का हम अलग अलग अध्ययन करेंगे। फिर प्रत्येक प्रदेश के संसाधनों के वितरण, उन पर भौगोलिक वातावरण के प्रभाव तथा उनके
अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। प्रादेशिक अध्ययन के लिए बहुधय राजनीतिक इकाइयाँ ही चुनी जाती हैं। इसके अंतर्गत प्रदेश की सीमाओं, विस्तार, भौतिक परिस्थितियों, जलवायु, मानवीय क्रियाओं तथा आर्थिक भूगोल के अन्य तत्वों का अध्ययन भी किया जाता है। अगला है इसमें सैद्धांतिक विधि। इस विधि से अध्ययन करने के लिए किसी भी वस्तु या प्रदेश की विशेषताओं एवं वितरण प्रतिरूप का कुछ पूर्व निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर अध्ययन किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य इसके सिद्धांतों की व्याख्या करना होता है तथा किसी वस्तु अथवा प्रदेश विशेष को उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत करना होता है। ठीक है, अब इसी में हमारा आता है अगला आर्थिक भूगोल गत्यात्मक विषय के रूप में। गत्यात्मक मतलब गतिशील, कि आर्थिक भूगोल जो है वो स्थैतिक नहीं है, गतिशील है। मतलब वह पृथ्वी का निवासी नहीं बल्कि पृथ्वी तल पर अपनी गहरी छाप छोड़ता है। वह सदैव अपने वातावरण का लाभ उठाने के लिए अपने भौतिक एवं बौद्धिक बल का प्रयोग करता है। कि मानव क्या करता है कि जो आर्थिक क्रियाएं करता है उन पृथ्वी के ऊपर जो प्राकृतिक वातावरण से जो उसको चीज़ें प्राप्त होती है उनको सीधा उसी रूप में प्रयोग नहीं करता बल्कि अपनी बौद्धिक क्षमता के द्वारा उनमें परिवर्तन करता है, गतिशील करता है। ठीक है, तो परिवर्तनशील है, ये गतिशील है आर्थिक क्रियाएं। जैसे कि वह अपने आपको ही वातावरण के अनुसार नहीं डालता बल्कि कई बार वातावरण को भी अपने अनुरूप बना लेता है। मनुष्य के ही वो क्रियाकलाप हैं कि उन्होंने पहाड़ों पर रास्ते बनाए हैं, नदियाँ निकाली हैं, रेल मार्ग बिछाए हैं, सड़कें बनाई हैं, बांध बनाए हैं। तो ये सब क्या है कि मनुष्य की क्रियाएं कलाप हैं के कारण ही हुआ है। अगला है आर्थिक भूगोल का अर्थशास्त्र व अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध। आर्थिक भूगोल प्राकृतिक वातावरण तथा मानव के अंतर संबंधों का अध्ययन है। अतः आर्थिक भूगोल का संबंध विज्ञान की दो शाखाओं से है, प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान से। लेकिन यहाँ हम सिर्फ आर्थिक भूगोल के अर्थशास्त्र और सामाजिक विज्ञान की अन्य शाखाओं से ही अध्ययन करेंगे। जैसे कि नंबर 1 आर्थिक भूगोल एवं अर्थशास्त्र, नंबर 2 आर्थिक भूगोल एवं राजनैतिक शास्त्र, नंबर 3 आर्थिक भूगोल एवं इतिहास, नंबर 4 आर्थिक भूगोल एवं मानव भूगोल। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ये सब एक दूसरे से संबंधित हैं। जैसे कि आर्थिक भूगोल एवं अर्थशास्त्र, आर्थिक भूगोल एवं अर्थशास्त्र के बीच इतना गहरा संबंध है कि कभी कभी इनमें अंतर भी स्पष्ट करना कठिन होता है। ठीक है, अर्थशास्त्र में वस्तुओं का उत्पादन, वितरण, उपभोग का अध्ययन करते हैं, जबकि आर्थिक भूगोल इन आर्थिक क्रियाओं का प्रादेशिक विभिन्नता का अध्ययन करके प्राकृतिक वातावरण के साथ संबंध बनाता है। इसी प्रकार है आर्थिक भूगोल एवं राजनीतिक शास्त्र। सभी देशों में अर्थनीति तथा राजनीति का अंतर संबंध स्पष्ट दिखाई देता है। विश्व के अनेक जो देश हैं उनमें राजनीतिक विविधताओं का मूल आधार आर्थिक समस्याएं हैं। किसी भी देश की राजनीति वहाँ की अर्थव्यवस्था पर आधारित होती है। इसके विपरीत किसी भी देश की राजनीतिक विचारधारा उनकी अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करती है। नंबर 3 आर्थिक भूगोल एवं इतिहास। भूगोल और इतिहास दोनों का चोली दामन का संबंध है। भूगोल तो स्थान का विज्ञान है, जबकि इतिहास समय का विज्ञान है। किसी भी क्षेत्र का वातावरण, वर्तमान आर्थिक विकास वहाँ पर अतीत में होने वाले घटनाक्रमों पर निर्भर करता है। चौथा है इसमें लास्ट आर्थिक भूगोल एवं मानव भूगोल। मानव विज्ञान की किसी प्रदेश के निवासियों की शारीरिक तथा मानसिक विशेषताओं का अध्ययन करता है। इसके साथ ही उसके खान पान, आर्थिक भूगोल में हम क्या करते हैं, आर्थिक भूगोल मानव भूगोल में क्रियाकलाप हो गए वो तो आर्थिक भूगोल में, तो जबकि मानव भूगोल में मानव के खान पान, उसके रहन सहन, वहाँ की वेशभूषा, समाज आदि का अध्ययन किया, क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। लास्ट टॉपिक है इसमें आर्थिक भूगोल का महत्व। आर्थिक भूगोल को एक गत्यात्मक विषय माना जाता है, जिसका कारण इनका महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। भारत जैसा विकासशील देश के लिए यह तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि इसके अध्ययन से विकास की संभावनाओं वाले क्षेत्र का आसानी से पता लगाया जा सकता है।
किसी क्षेत्र के में आर्थिक भूगोल का महत्व इस प्रकार है। जैसा अभी हम कर चुके हैं पहले ही, कृषि क्षेत्र जो हमने कृषि भूगोल किया था, औद्योगिक भूगोल और वाणिज्य भूगोल किया था, वो सेम वो ही चीज़ इसमें है। ठीक है, जैसे कृषि भूगोल हो गया, औद्योगिक क्षेत्र हो गया, मजदूरों के लिए महत्व, व्यापारियों के लिए महत्व, राजनीति का क्षेत्र अभी जैसे हमने किया, अनुसंधान का क्षेत्र, नियोजन क्षेत्र, राष्ट्रीय सुरक्षा, पर्यटन क्षेत्र में महत्व और जन साधारण के लिए महत्व। ठीक है, ये आप इसमें देख लेना, कर लेना जो अभी मैंने करवाया। जैसे जन साधारण के लिए महत्व, अभी आर्थिक भूगोल और मानव भूगोल करवाया है, सेम वही है, इसमें सेम टॉपिक हुआ है। तो हमारा फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट लेसन कंप्लीट होता है। सभी बच्चे इसको ध्यानपूर्वक पढ़ें और इसको तैयार करें, इस टॉपिक को। धन्यवाद।